गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए सभी फटाफट। और कंपनी अकाउंट्स, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाले पार्ट में आज हम सेकेंड चैप्टर, विच इज ऑल्सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हर टर्म में एग्जाम में पूछा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो टेकअप करेंगे। राजेश गुड मॉर्निंग, ज्योति गुड मॉर्निंग, कृष्णा गुड मॉर्निंग, रितिका गुड मॉर्निंग। एक बार बता दो वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? दिया गुड मॉर्निंग। एकदम बढ़िया दिया, एकदम बढ़िया। हमारा सब कुछ बड़ा बढ़िया रहता है, बस वो जो गला या थ्रोट है वो हमारा एनी टाइम खराब रहता है। ऋषभ गुड मॉर्निंग, कशिश गुड मॉर्निंग, अंजलि गुड मॉर्निंग, प्रवीण गुड मॉर्निंग, ऋषभ, सत्यजीत, रितिका गुड मॉर्निंग, स्वीटी गुड मॉर्निंग। डन, क्लियर है सब? बिल्कुल करवाएंगे कृष्णा, पार्टनरशिप का भी हम लोग रिवीजन करेंगे और वो शेड्यूल में ऑलरेडी दिया हुआ है। जैसे नेक्स्ट सेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंश्योरेंस क्लेम है, हमने डिपार्टमेंट कंप्लीट कर लिया, सिंगल एंट्री कंप्लीट कर लिया, ब्रांच कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर इंश्योरेंस क्लेम है, फिर शायद हायर परचेज और फिर पार्टनरशिप। गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग ईशा। डन, चलिए आइए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट आज हम रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के बाद हम इसके क्वेश्चंस बनाएंगे। एग्जाम में एक 8 मार्क का क्वेश्चन, 8 मार्क्स का क्वेश्चन विदाउट एनी फेल हर टर्म में इंस्टीट्यूट आपको इस चैप्टर से देता है। एंड मजे की बात है, वो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, वो बहुत इजी टाइप का क्वेश्चन रहता है। मतलब ये ऐसा चैप्टर है जहां पे आप 8 आउट ऑफ 8 आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आपने एक बेसिक प्रैक्टिस कर रखी है चैप्टर की। तो 12 मार्क का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वी हैव डन, 8 मार्क का कैश फ्लो स्टेटमेंट वी आर डूइंग, 20 मार्क्स तो यही कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बच्चा कंपनी अकाउंट्स के पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड थ्योरी पोर्शन। इतना करने से भी आप 35 मार्क का पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड उसके बाद भी हम लोग छोड़ेंगे थोड़ी, हम लोग दूसरे चैप्टर्स भी करेंगे, बट दिस शुड बी योर प्रायोरिटी कि मेरे को ये सारी चीजें पहले करके नक्की करनी है। मतलब कम कम कवरेज में ज्यादा मार्क्स जिसको बोलते हैं, वो ये कवरेज आपको दे देगा। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 क्लास लेकर प्रॉपर्ली रिवाइज किया, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट आज रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बात करता हूं। पहले रिवाइज कराता हूं कॉन्सेप्ट, उसके बाद हम लोग चलेंगे सम्स बनाने पर। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट। कंपनी जब अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी को 5 चीजें बनानी है: बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू अकाउंट्स। तो कैश फ्लो एंटिटी कंपनी को बनाना पड़ता है एज अ पार्ट ऑफ इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अभी भी हम कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही डिस्कस कर रहे हैं। बैलेंस शीट और पीएल लास्ट सेशन में करवा दिया, आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में आ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनी बनाएगी, कंपनी को बनाना पड़ेगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो स्टेटमेंट का शेड्यूल वगैरह, मतलब फॉर्मेट वगैरह शेड्यूल 3 में नहीं दिया हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए सारे प्रोविजंस, फॉर्मेट, सारा प्रेजेंटेशन इज गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। तो आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना है, मतलब आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पढ़ना है, जिसके हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट आप बनाना सीखोगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी का एक समराइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कैश बुक है। कंपनी आपको अपने कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज का डिटेल देती है कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के, कि उसके पास पूरे साल भर में कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पर उसने वो पैसा यूटिलाइज किया या कहां कहां पर उसने वो पैसा खर्च किया। ये जो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, कैश की मूवमेंट है, ये कैश की मूवमेंट आपको कंपनी बताती है बाय प्रिपेयरिंग इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिससे आप कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन के बारे में समझ सकते हो कि क्या कंपनी अपने करंट कमिटमेंट्स को, अपने रेगुलर कमिटमेंट्स को पैसों से मीट कर पाएगा या नहीं, क्या कंपनी टाइम टू टाइम अपने कमिटमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं। ये जो चीज है, ये आप एक कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट बना के देख पाओगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ के समझ पाओगे।
कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है मूवमेंट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मूवमेंट का मतलब होता है इनफ्लोज और आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यानी वो ट्रांजैक्शन जहां से बिजनेस में या तो कैश आ रहा है या बिजनेस से कैश जा रहा है, और सिर्फ कैश नहीं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों का इनफ्लो आउटफ्लो हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में शो करते हैं। हाउएवर दो चीजों को मूवमेंट नहीं माना जाएगा, दो चीजों को मूवमेंट नहीं माना जाएगा। नंबर वन, अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन होगा, ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का कोई मूवमेंट ही नहीं हुआ है, वो नॉन कैश ट्रांजैक्शन कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएगा। नंबर टू, इंटरसी मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के आइटम्स के अंदर मूवमेंट है, आपने कैश बैंक में जमा किया, बैंक से कैश विड्रॉ किया, ये मूवमेंट हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं दिखाते, क्योंकि इनका इफेक्ट ऑन द नेट कैश जनरेटेड इज जीरो। आपने कैश बैंक में जमा किया तो बैंक बढ़ गया, कैश कम हो गया, नेट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज सेम, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए ये इंटरसी मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग कभी भी शो नहीं करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो दो चीजें कैश फ्लो स्टेटमेंट में नहीं आएंगी, एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा इंटरसी मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। क्वेश्चन अराइजेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया गया कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक। कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंक में जो आप करंट अकाउंट डिपॉजिट्स में अपना पैसा रखते हो, सेविंग्स डिपॉजिट में पैसा रखते हो, विच कैन बी टेकन ऑन डिमांड, विच कैन बी टेकन फ्रॉम द बैंक ऑन डिमांड। आप जब मांगोगे बैंक को वो देना पड़ेगा। ये जो आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है, विच इज रीपेबल ऑन डिमांड और विच कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दिस इज नोन एज डिमांड डिपॉजिट। तो कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, ये हो गए कैश। कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 ने मार्केटेबल सिक्योरिटी। बोला कैश इक्विवेलेंट आर मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर कैश इक्विवेलेंट। दे आर कैश इक्विवेलेंट बिकॉज दे आर इक्विवेलेंट और दे आर इक्वल टू कैश। वो भले ही कैश नहीं है, बट उनका जो औहदा है वो इक्वल टू कैश है, वो एकदम कैश के बराबर है, वो एकदम कैश के जैसे हैं। आप जब चाहो उनको कैश में कन्वर्ट करके बिजनेस में कोई भी काम करना, उस काम के लिए आप यूज कर सकते हो। अगर ऐसे कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं तो वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माने जाएंगे, जिनको हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटी के डेफिनेशन में 4 पॉइंट्स है। नंबर 1, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, हाईली लिक्विड, वेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम मैच्योरिटी 3 महीना, हाईली लिक्विड, कभी भी आप चाहो तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्टिबल इनटू नॉन अमाउंट ऑफ कैश, नॉन अमाउंट ऑफ कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड नंबर 4, हैविंग एन इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। अगर कोई इन्वेस्टमेंट में ये 4 कैरेक्टरिस्टिक हो, वेरी शॉर्ट टर्म, highly liquid, convertible into known amount of cash, and number 4, having an insignificant risk of change in value, ये 4 कैरेक्टरिस्टिक होने से वो इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल सिक्योरिटी माना जाता है। एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी को कैश इक्विवेलेंट माना गया। इट इज अ पार्ट ऑफ कैश, इट इज अ पार्ट ऑफ कैश, मतलब ये ऐसी चीज है जिसको आप जब चाहो तब कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, जब चाहो अपने बिजनेस के लिए अवेलेबल कर सकते हो, यूज करने के लिए, किसी को पेमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल के लिए मैं बोल सकता हूं, अगर आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोई फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आपने बहुत शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा डाल दिया, आपने डिवेंचर या प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया किसी कंपनी के जो महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर मैच्योर होने वाले हैं, अगर ऐसे आपने इन्वेस्टमेंट्स किए हैं जो आपको फ्यूचर में एक नोन अमाउंट ऑफ कैश देंगे एंड दे हैव वेरी लेस या इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, इनको हम लोग बोलते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटी। एंड AS3 बोला मार्केटेबल सिक्योरिटी इज आल्सो अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन में आपके पास मार्केटेबल सिक्योरिटी आ रहा है या मार्केटेबल सिक्योरिटी जा रहा है, इनफ्लो आउटफ्लो ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी हो रहा है, वो भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में माना जाएगा, वो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दिखाना पड़ेगा। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी आर कैश इक्विवेलेंट, दे आर नॉट कैश बट दे आर इक्वल टू कैश। उनको जब भी आपको चाहिए आप हमेशा निकालकर यूज कर सकते हो, आपको कोई चीज को सोचना नहीं पड़ेगा। However, always remember, investment in gold, investment in equity share, investment in property, they are not marketable security. हो सकता है आपका इंटेंशन हो कि आप उसको जल्दी बेच दोगे, बट दे हैव वेरी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। मार्केट में रेट कभी भी चेंज हो सकता है, जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो मार्केटेबल सिक्योरिटी जनरली वो इन्वेस्टमेंट है जो हमारे पास अगर बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोई आइडल फंड्स रहता है तो हम लोग सेफ जगह पर पैसा लगा देते हैं, ताकि वो पैसा थोड़ा बहुत रिटर्न जनरेट कर ले और वो मेरा पैसा सेफ पड़ा रहे, उस पैसे में कोई आंच ना आए। जब आप कहीं ऐसे पैसा लगाते हो जहां पर आपका ये है कि कम से कम रिटर्न कमाना है बट मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, मेरा पैसा में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को, ऐसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को मार्केटेबल सिक्योरिटीज बोलते हैं। और ये मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना है, बिकॉज दिस डेफिनेशन में कम फॉर अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन, में कम फॉर अ शॉर्ट नोट क्वेश्चन।
अब एक है बैंक ओवरड्राफ्ट। सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या माना जाएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माना जाएगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब सर बैंक का नेगेटिव बैलेंस? आंसर इज, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट टेम्पोररी नेचर का है, टेम्पोररी नेचर का है मतलब ईयर एंड के आसपास आपको कुछ पेमेंट करने थे अर्जेंटली, आपने पेमेंट कर दिए, बैंक में आपकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी थी तो आपने पेमेंट कर दिया, बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो गया। बट आप जानते हो ये नेगेटिव ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपके पास 1 2 दिन 5 दिन 10 दिन में पैसा आ जाएगा। जैसे ही पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा वापस बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट लोन सोच के नहीं लिया है, टेम्पोररीली ओवरड्राफ्ट हो गया। दिस इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जब आप बैलेंस कैलकुलेट करोगे नेगेटिव करके बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपको लेना है। बट अगर बैंक ओवरड्राफ्ट आपने एक बोरोइंग फैसिलिटी बोल के बैंक से ले रखी है, आपने बैंक को बोला मेरे को पैसे की जरूरत है, आप मेरे को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दे दो, हम ये ओवरड्राफ्ट का पैसा यूज करेंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे। अगर बोरोइंग फैसिलिटी बोल के आपने ले रखा है तो फिर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। दिस इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। जो भी आपने लोन लिया उसका रीपेमेंट किया वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट नहीं है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट के केस में रिमेंबर, अगर टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। बट वो अगर टेम्पोररी ओवरड्राफ्ट नहीं है, वो आपने बोरोइंग बोल के ले रखा है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में नहीं आएगा। हम लोग जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, हम लोग सारे इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को 3 एक्टिविटीज में सेग्रीगेट करते हैं: ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ध्यान रखना है। सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में वो कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज आते हैं विच आर रिलेटेड टू परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, परचेज और सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लोन्स गिवन एंड देयर रीपेमेंट रिसीव्ड। लोन्स गिवन, लोन देना, इन्वेस्टिंग, लोन देना। अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया, सेल किया, इन्वेस्टमेंट परचेज किया, सेल किया, किसी को लोन दिया, उसका रीपेमेंट आया, उस पर आपने इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह कमाया, ये सारे के सारे कैश फ्लोज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएंगे। जो आप बिजनेस को फर्दर करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, वो इन्वेस्टमेंट्स के सारे चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। तो रिटर्न कमाने के लिए या बिजनेस को फर्दर करने के लिए अगर आप कहीं पर पैसा लगाते हो तो दे आर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दे आर अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो फिक्स्ड एसेट खरीदना, फिक्स्ड एसेट बेचना, इन्वेस्टमेंट्स खरीदना, इन्वेस्टमेंट बेचना, लोन देना, उसका रीपेमेंट आना, इंटरेस्ट रिसीव होना, डिविडेंड रिसीव होना ऑन दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स, दे आर ऑल पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान रखना, फिक्स्ड एसेट को परचेज करना, सेल करना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बट फिक्स्ड एसेट का रेगुलर रिपेयर, मेंटेनेंस, रेगुलर ऑपरेशन के लिए जो खर्चा हो रहा है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर नॉर्मल डे टू डे कोर्स ऑफ योर बिजनेस। तो रिपेयर, मेंटेनेंस ऑफ फिक्स्ड एसेट, डे टू डे ऑपरेशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये जो भी खर्चे ये हमेशा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएंगे, ये कभी इन्वेस्टिंग में नहीं आएंगे। फिक्स्ड एसेट को खरीदना इन्वेस्टिंग, फिक्स्ड एसेट को चलाना डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस ऑपरेटिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे सारे कैश फ्लोज रिलेटेड टू इश्यू और रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स, शेयर कैपिटल, इश्यू और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, taking loan and making repayment of loan, interest dividend paid on such loans on or share capital, any expenses related to taking of such loans or issuing of such capital, ये सारे के सारे आएंगे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। शेयर इश्यू करना, इश्यू करने से रिलेटेड खर्चा, शेयर रिडीम करना, लोन लेना, लोन का रीपेमेंट करना, लोन पर इंटरेस्ट पेमेंट करना, लोन लेने का खर्चा, ये सारी की सारी चीजें जो आपके बिजनेस में फाइनेंस के रूप में आप पैसा अरेंज कर रहे हो, वो फाइनेंस अरेंज करने से जितने रिलेटेड कैश फ्लोज है वो सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। तो लोन लेना, लोन का रीपेमेंट करना, शेयर इश्यू करना, शेयर रिडीम करना, डिबेंचर इश्यू करना, डिबेंचर रिडीम करना, इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना, ये सारे के सारे आएंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब इनको छोड़ के जितने बचे आइटम्स वो आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 2 टाइप के आइटम आते हैं। सबसे पहला जो डे टू डे कोर्स ऑफ ऑपरेशन से रिलेटेड रिसीट्स पेमेंट्स है, जैसे सेल्स करके पैसा आया, परचेज के लिए पेमेंट किया, एक्सपेंसेस वगैरह का पेमेंट किया, विच आर नॉट इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। जो डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड आपके इनफ्लोज आउटफ्लोज है वो आएंगे ऑपरेटिंग में। नंबर 2, अगर कोई ऐसा रिसीट पेमेंट है या ऐसा इनफ्लो आउटफ्लो है जो किसी हेड में सेग्रीगेट नहीं हो सकता, उसको हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेग्रीगेट करते हैं।
तो जैसे अगर मान लो कोई कंपनी को कंपेंसेशन मिला लॉ सूट से, कंपनी ने किसी पर लॉ केस फाइल किया और उस लॉ केस के अगेंस्ट कंपनी को कंपेंसेशन मिला। अब ये कंपेंसेशन ना इन्वेस्टिंग नेचर का है ना फाइनेंसिंग नेचर का है, ये डे टू डे ऑपरेशन भी नहीं है, बट हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम लोग इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर शेड्यूल करके दिखाएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रेसिडुअल हेड की तरह भी काम करता है, जब कोई कैश फ्लो किसी भी हेड में नहीं आ सकता उसको हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर दिखाएंगे। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो चीजें आएंगी, नंबर वन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस से रिलेटेड कैश फ्लो, एंड नंबर टू जो कैश फ्लो कहीं पे भी नहीं आ सकता वो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेग्रीगेट करके क्लासिफाई करके दिखाएंगे। आपको ये क्लासिफिकेशन सबसे पहले समझ में आना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्लासिफिकेशन में ना कुछ छोटे बहुत आइटम्स है जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट आइटम्स बोल सकते हैं, ट्रिकी आइटम बोल सकते हैं, जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला, अगर कोई एंटिटी है जिसका बिजनेस फाइनेंसिंग नेचर का है, जिसका काम ही है लोन देना, इन्वेस्टमेंट करना, अगर कोई ऐसी बिजनेस एंटिटी है, तो अगर ये एंटिटीज अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में किसी को लोन दे रही है, अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ ऑपरेशन में कोई डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर रही है, इन डिपॉजिट लोन पर जो इंटरेस्ट पे कर रही है, इंटरेस्ट रिसीव कर रही है, वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। मान लो एक एनबीएफसी कंपनी है जिसका काम है लोन देना, तो ये जो वो लोन दे रही है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन में, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। इस लोन पर जो इंटरेस्ट कमा रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अपना धंधा चलाने के लिए अगर कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है लोन देने के लिए, तो वो डिपॉजिट एक्सेप्ट भी ऑपरेटिंग में आएगा। उसके लिए जो इंटरेस्ट पे करना है वो भी ऑपरेटिंग में आएगा। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई फाइनेंसिंग एंटिटी लोन लेती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट, लोन देती है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है, वो सारे के सारे आएंगे अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। दूसरा, इनकम टैक्स। वैसे इनकम टैक्स का खर्चा किसी भी हेड से रिलेटेड हो सकता है, जैसे अगर डिविडेंड के ऊपर आपने इनकम टैक्स पे किया तो वो डिविडेंड टैक्स फाइनेंसिंग नेचर का हो गया। अगर कोई इन्वेस्टमेंट बेचा उसके ऊपर कोई कैपिटल गेन टैक्स लगा तो वो इन्वेस्टिंग हेड का हो गया। डे टू डे बिजनेस से रिलेटेड अगर टैक्स पेमेंट किया तो वो ऑपरेटिंग नेचर का हो गया। ऐसे इनकम टैक्स किसी भी एक्टिविटी का हो सकता है। बट अगर इनकम टैक्स का सेग्रीगेशन ना दिया हो, सिर्फ आपको क्वेश्चन बोला इतना इनकम टैक्स पे हुआ है, तो आप पूरा का पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इनकम टैक्स का रूल क्या है सर? अगर इनकम टैक्स में आपको सेग्रीगेशन दे दे, बता दे ये डिविडेंड का टैक्स है, ये कैपिटल गेन का टैक्स है, ये बिजनेस का टैक्स है, तो डिविडेंड का टैक्स चला जाएगा कहां पे? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपका जो इन्वेस्टमेंट बेचने का जो प्रॉफिट है उस पे जो आपने टैक्स दिया है कैपिटल गेन का, वो चला जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आपने जो ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाया उस पर टैक्स दिया तो वो टैक्स चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट अगर बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ है तो पूरा का पूरा इनकम टैक्स आप ऑपरेटिंग में दिखाओगे, आप उसको इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में नहीं दिखाओगे। तो टैक्स का अगर बाइफर्केशन दिया हुआ है तो दैट विल बी शोन अंडर रेस्पेक्टिव हेड। टैक्स का अगर कोई बाइफर्केशन नहीं दिया हुआ तो दैट विल बी शोन अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सर फ्लोटेशन कॉस्ट कहां आएगा? फ्लोटेशन कॉस्ट रिलेटेड टू बोरोइंग्स, रिलेटेड टू शेयर कैपिटल, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने बोला ना वो एक्सपेंसेस जो हम लोग को उनको रेस करने के लिए लगाए, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन लग गया, लोन प्रोसेसिंग फीस लग गया, ब्रोकरेज कमीशन लग गया, ये सारे के सारे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएंगे। डन है बात? आगे चलता हूं। तो पहला स्पेशल आइटम इनकम टैक्स, दूसरा स्पेशल आइटम फाइनेंशियल एंटरप्राइज, तीसरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अगर कोई भी एक्टिविटी के अंदर कोई ऐसा आइटम है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर का है, जो डे टू डे नेचर का नहीं है, जो नॉर्मल कोर्स में नहीं हुआ है, उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को हमेशा सेपरेटली डिस्क्लोज करके दिखाना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कंपेंसेशन फ्रॉम लॉ सूट। कंपेंसेशन फ्रॉम लॉ सूट भैया ऐसा कैश फ्लो है जो डे टू डे ऑपरेशन में नहीं होता है, जो सर अचानक हो गया, विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज। इसका ऑर्डिनरी एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, उसको आप हमेशा अलग करके दिखाएंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सारा सब कुछ दिखाने के बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से दिखाइएगा, कंपेंसेशन फ्रॉम लॉस। वैसे ही मान लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या हुआ, एक मशीनरी डिस्ट्रॉय हुआ, उसके लिए आपको इंश्योरेंस क्लेम मिला, इंश्योरेंस क्लेम फॉर मशीनरी। अब ये इंश्योरेंस क्लेम फॉर मशीनरी इन्वेस्टिंग का आइटम है, बट ये इंश्योरेंस क्लेम मिलना डे टू डे ऑपरेशन या नॉर्मल ऑपरेशन का पार्ट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट है फ्रॉम नॉर्मल एक्टिविटी। इसको अलग से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम बोल के दिखाना। मतलब कोई भी कैश फ्लो में आपको कोई ऐसा आइटम दिखे ना जो नॉर्मल कोर्स से रिलेटेड नहीं है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आप उसको क्या करोगे, आप उसको सेपरेटली डिस्क्लोज कर दोगे अंडर दैट पर्टिकुलर हेड। उसी हेड के अंदर सेपरेटली डिस्क्लोज कर देना ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कैश फ्लो हुआ है ये रेगुलर बेसिस वाला कैश फ्लो नहीं है, ये अचानक से हो गया और ये फ्यूचर में होने का चांसेस भी बहुत कम है। तो इनकम टैक्स सेग्रीगेशन अवेलेबल है तो जिससे रिलेटेड है वहां दिखाओ, सेग्रीगेशन अवेलेबल नहीं है तो पूरा ऑपरेटिंग में दिखाओ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हमेशा अलग से दिखाओ। फाइनेंसिंग एंटरप्राइज में लोन लेना,
लोन देना, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उन पर इंटरेस्ट, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हो रहा है इन दैट केस वो ऑपरेटिंग में आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे इस चैप्टर का, क्योंकि इसके बिना आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते और इस पर अलग से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। आगे चलता हूं, अब हम लोग आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रेजेंटेशन पर। कैश फ्लो स्टेटमेंट आप प्रेजेंटेशन करोगे तो आपका फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर अमाउंट, 3 एक्टिविटी आएगी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उसके कैश फ्लोज कैलकुलेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी उसके कैश फ्लोज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी उसके कैश फ्लोज। जब तीनों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग को ऐड करोगे तो आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड, नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। उससे ऐड करो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस, तो आपका हो जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस। ये आप बैलेंस शीट देखकर रिकंसाइल कर लो कि बैलेंस शीट में जो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस है वो मैच कर रहा है कि नहीं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज प्लस फाइनेंसिंग एक्टिविटी के कैश फ्लोज, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड। उससे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करो तो आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट है। अब जब हम लोग इनके अंदर कैश फ्लोज प्रेजेंट करेंगे, जनरली हम लोग यूज करते हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? डायरेक्ट मेथड बोलता है आपके पास जिस एक्टिविटी के अंदर जिन सोर्सेस से इनफ्लो आउटफ्लो आया है वो सोर्सेस को प्रेजेंट करके आप बताओ कितना कैश फ्लो इस एक्टिविटी से आया है। जैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सेल्स से कितना रुपया आया, डेटर्स कलेक्शन का कितना रुपया आया, परचेज कैश परचेज का कितना पेमेंट किया, क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट किया, एक्सपेंसेस के लिए कितना पेमेंट किया। जो आपके सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज है उन सोर्सेज ऑफ इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज को आप एडलेस करके अपना कैश फ्लो कैलकुलेट करो। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट परचेज किया कितना आउटफ्लो गया, फिक्स्ड एसेट सेल किया कितना इनफ्लो आया, इन्वेस्टमेंट परचेज किया कितना आउटफ्लो, इन्वेस्टमेंट सेल किया कितना इनफ्लो, इंटरेस्ट रिसीव हुआ कितना इनफ्लो, ये प्लस माइनस करके आप इसका कैश फ्लो कैलकुलेट करो। मतलब हम लोग जब कैश फ्लो दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, हम लोग उन एक्टिविटीज के अंदर प्रेजेंट करते हैं कहां कहां से पैसा आया, कहां कहां पर पैसा गया। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लोज। डायरेक्ट मेथड के साथ साथ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए देयर आल्सो एग्जिस्ट एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कैश फ्लो। इनडायरेक्ट मेथड, बट ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ ऑपरेटिंग के लिए। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग हमेशा एक ही मेथड से प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड, कहां से पैसा आया और कहां पर पैसा गया। जब आप डायरेक्टली सोर्सेज आइडेंटिफाई करके कैश इनफ्लोज आउटफ्लो दिखाते हो दैट इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। ऑन दी अदर एंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप इनडायरेक्ट मेथड से भी प्रेजेंटेशन कर सकते हो। इनडायरेक्ट मेथड बोलता है कि आप सोर्सेज आइडेंटिफाई मत करो, आपका पूरा साल भर कामकाज करने के बाद आपने एक नेट रिजल्ट कैलकुलेट किया जिसको हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोलते हैं। आपने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उस नेट प्रॉफिट को आप कैश फ्लो में कन्वर्ट करके दिखाओ। वो नेट प्रॉफिट जो आपने इस साल कमाया है उसका कितना पैसा आपने घर में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल के ले आए आप घर में, वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैन बी प्रेजेंटेड इन 2 मेथड्स, एक डायरेक्ट मेथड एक इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बोलता है जहां जहां से पैसा आया, जहां जहां पर पैसा गया उनको एटलेस कर दीजिए, कैश फ्लो निकल जाएगा। तो कैश सेल प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर माइनस कैश परचेज माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर माइनस एक्सपेंसेस पेड प्लस अदर ऑपरेटिंग इनकम्स रिसीव, जो भी ऑपरेटिंग नेचर का है सब प्लस माइनस करके कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कीजिए इनकम टैक्स पेड, आपका आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, जब डायरेक्टली सोर्स आइडेंटिफाई करके कैश फ्लो प्रेजेंट करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड बोलता है हमको सोर्स कहां से पैसा आया वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए भैया आपने जो इस साल ऑपरेशंस करके नेट प्रॉफिट कमाया वो नेट प्रॉफिट को कितना आपने कैश में कन्वर्ट किया, जितना नेट प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट किया वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। जब आप नेट प्रॉफिट को कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहला बात ध्यान रखना है, आप हमेशा चालू करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सर क्यों, इससे क्यों शुरू करना है? क्योंकि टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आप अलग से लास्ट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्रेजेंट करते हो, क्योंकि टैक्स पेड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अलग से प्रेजेंट होने वाला है। इसीलिए जब हम चालू करेंगे तो हम लोग टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, हम लोग लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से 3 एडजस्टमेंट करने हैं, 3 एडजस्टमेंट।
पहला, जितने भी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर नॉन कैश आइटम है वो सारे नॉन कैश आइटम आपको एलिमिनेट करने होंगे, हटाने होंगे। जैसे कोई डेप्रिसिएशन है, कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस आपने राइट ऑफ किया, कोई दूसरा फिक्टिशियस एसेट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राइट ऑफ किया, ये जो एक्सपेंस आप राइट ऑफ कर रहे हो, खर्चा कभी हुआ था, राइट ऑफ अभी कर रहे हो, ये सब नॉन कैश आइटम है। आपने ये सारे नॉन कैश आइटम पहले पीएल में माइनस किए होंगे, आपको इनको हटाना है तो ऐड करके आप इनको पीएल से हटा दीजिए। तो जितने भी नॉन कैश आइटम आपके पीएल में गए हुए हैं, सबसे पहला काम आप उन नॉन कैश आइटम्स को एलिमिनेट कीजिए। नंबर 2, पीएल में पीबीटी में जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है जैसे इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट एक्सपेंस, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग आइटम है जो ऑपरेटिंग नेचर के नहीं है। आपका सेकंड काम रहेगा इन नॉन ऑपरेटिंग आइटम को पीएल से हटाना। नॉन ऑपरेटिंग आइटम को हटाने का रूल क्या है, जो पहले किया था उसको रिवर्स कर दो। जैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस पहले माइनस किया था, अब उसको ऐड कर दीजिए। इंटरेस्ट इनकम पहले ऐड किया था, अब उसको माइनस कर दीजिए। डिविडेंड इनकम पहले ऐड किया था, अब उसको माइनस कर दीजिए। तो जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग आइटम प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड है, उन नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को आप प्रॉफिट से रिवर्स कर दीजिए। प्रॉफिट से रिवर्स कर दीजिए, रिवर्स करना मतलब हटाना। ये जैसे ही नॉन ऑपरेटिंग आइटम, नॉन कैश आइटम आप प्रॉफिट से हटाओगे, हम लोगों को मिल जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट से आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस को एडजस्ट करोगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस मतलब करंट एसेट और करंट लायबिलिटी से रिलेटेड जो इंक्रीज डिक्रीज है, जो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस है, उसको एडजस्ट करोगे। सर ये क्यों करना पड़ता है? ये करना पड़ता है ताकि आपका जो अक्रूवल बेसिस का प्रॉफिट है उसको कैश में कन्वर्ट किया जा सके। आप जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो वो होता है अक्रूवल बेसिस पर। तो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, डेटर, क्रेडिटर, जो उनसे रिलेटेड आइटम्स है वो सारे के सारे आइटम्स आपके बैलेंस शीट में जाते हैं। तो बैलेंस शीट में जितने भी ऑपरेटिंग नेचर के करंट एसेट है, ऑपरेटिंग नेचर के करंट लायबिलिटीज है, उनका आपको चेंज कैलकुलेट करके चेंज यहां पर एडजस्ट करना होगा। अब मान लो डेटर दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 10,000, क्लोजिंग बैलेंस 50,000। अब 10,000 से 50,000 यानी डेटर 40,000 इंक्रीज किया। डेटर इंक्रीज किया मतलब आपका पैसा डेटर्स में फंस गया है। आपने डेटर में पैसा लगाया है, आपने डेटर में पैसा इन्वेस्ट किया है, आपने डेटर में पैसा लगाया। अगर आपने डेटर में पैसा लगाया, आपका डेटर में पैसा फंसा, मतलब ये आपके लिए क्या हो गया, आउटफ्लो। आपका स्टॉक था 50,000 का, क्लोजिंग में स्टॉक हो गया 30,000। 50,000 से स्टॉक 30,000 हो गया, मतलब 20,000 का माल बेचा होगा तो पैसा आया होगा। अगर करंट एसेट इंक्रीज कर रहा है तो आउटफ्लो, करंट एसेट डिक्रीज कर रहा है तो इनफ्लो। करंट एसेट इंक्रीज कर रहा है मतलब आपने अपना पैसा एसेट में लगाया, आउटफ्लो। करंट एसेट डिक्रीज कर रहा है मतलब आपने वो पैसा रियलाइज किया, इनफ्लो। करंट लायबिलिटी अगर इंक्रीज कर रहा है, लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है मतलब आपको किसी से पैसा मिला, इनफ्लो। लायबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं मतलब आपने उसका पैसा पेमेंट कर दिया, आउटफ्लो। तो हम लोग वर्किंग कैपिटल के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस को वर्किंग कैपिटल चेंज को कंसीडर करके यहां एडजस्ट करते हैं ताकि जो अक्रूवल का प्रॉफिट था वो कैश में कन्वर्ट हो सके। जब भी आप वर्किंग कैपिटल चेंजेस कंसीडर करोगे, ऑलवेज रिमेंबर ऑपरेटिंग नेचर के आइटम्स को ही यहां पर कंसीडर करना। ऑपरेटिंग नेचर के आइटम्स जैसे डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, बीआर, बीपी, ये सब। अगर कोई आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेमेंट इज अ फाइनेंसिंग नेचर का आइटम, उसको यहां मत लेना। कोई अक्रूड इंटरेस्ट है, अक्रूड इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो इन्वेस्टिंग नेचर का आइटम है, यहां मत लेना। सिर्फ जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है वही यहां पर आपको चेंज में कंसीडर करना है, बाद बाकी दूसरे नहीं करने। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उसको तो हम लोग लास्ट में लेके आएंगे। तो डेटर, क्रेडिटर, स्टॉक, बीआर, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग नेचर वाला, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग नेचर वाला, ये सारे के वर्किंग कैपिटल चेंज को हमको यहां एडजस्ट करना है। करंट एसेट इंक्रीज करेगा, आउटफ्लो। करंट लायबिलिटी, करंट एसेट डिक्रीज करेगा, इनफ्लो। अब इसी का उल्टा लायबिलिटी। ये वर्किंग कैपिटल चेंज एडजस्ट करने के बाद आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेशन। कैश फ्रॉम ऑपरेशन से इनकम टैक्स पेड माइनस करेंगे, आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम अलग से दिखा देंगे। इनकम टैक्स पेड के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को सेपरेटली डिस्क्लोज कर देंगे। इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालते हैं नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट से तीन चीजों को एडजस्ट करते हैं, नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंज। नॉन कैश आइटम, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, ऑपरेटिंग वर्किंग कैपिटल चेंज। और इससे हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशन निकल जाता है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन में हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाता है।
सर क्या हमको क्वेश्चन बताएगा डायरेक्ट मेथड यूज करना या इनडायरेक्ट? बिल्कुल बताएगा। नहीं बताए तो आप इंफॉर्मेशन देखिए, आपको इंफॉर्मेशन से समझ में आ जाएगा डायरेक्ट मेथड यूज होगा कि इनडायरेक्ट मेथड। जैसे अगर आपको एक कैश बुक दे दिया और बोला कैश फ्लो बनाओ, कैश बुक दे दिया, अब कैश बुक में नेट प्रॉफिट तो होगा नहीं, तो यहां पे सिर्फ डायरेक्ट मेथड यूज होगा, यहां इनडायरेक्ट मेथड नहीं आएगा। अगर आपको सिर्फ नेट प्रॉफिट और बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन दे दी, बोला आपको बनाना है कैश फ्लो, अब यहां पे सिर्फ नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स परचेज कितना कितना वो बताया नहीं, तो आप डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेल से कितना पैसा आया वो आपको पता ही नहीं चलेगा, तो यहां हम सीधा इनडायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। अगर मान लो सिर्फ आपको दो बैलेंस शीट दी और बोला है कैलकुलेट करो कैश फ्लो, तो इन दैट केस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सेल्स परचेज एक्सपेंस पता नहीं होगा तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे उनसे कितना पैसा आया या उनमें कितना पैसा लगा। तो ये सारे के सारे चीजें आप क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे हमको कौन सा मेथड यूज करना है, बट 99% टाइम्स क्वेश्चन आपको बताएगा विच मेथड टू यूज। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के दो मेथड हो गए, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। अब कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन में आपको पीबीटी दिया हुआ नहीं होता है, पीबीटी आपको सिर्फ दो बैलेंस शीट देगा, बोलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं देगा। अगर क्वेश्चन में पीएल की इंफॉर्मेशन दे दे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिल जाएगा, आप डायरेक्टली शुरू कर लो काम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। बट कभी कभी आपको दो बैलेंस शीट देता और बोलता उससे कैश फ्लो बनाओ, दो बैलेंस शीट दिया मतलब आपके पास पीबीटी की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि पीएल की इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी हुई है। अगर सिर्फ दो बैलेंस शीट दिया और बोल रहा है कैश फ्लो बनाओ, तो हम लोग को सबसे पहले पीबीटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पीबीटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है आफ्टर अप्रोप्रिएशन, उस क्लोजिंग बैलेंस से हम लोग रिवर्स कैलकुलेशन करना चालू करेंगे पीबीटी निकालने का। हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कर लिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में याद करो प्रॉफिट कैसे निकालते थे, इनकम माइनस एक्सपेंस पीबीटी माइनस टैक्स एक्सपेंस पीएटी, पीएटी के बाद हम लोग रिजर्व सरप्लस में ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल ऐड करते थे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल ऐड करने के बाद अप्रोप्रिएशन माइनस करते थे, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल आ जाता था। बिल्कुल ऐसा ऐसा कुछ करते थे, हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल आ जाता था। अब इस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल से हमको पीबीटी तक पहुंचना है, पीबीटी तक, तो देखो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, आपको बैलेंस शीट में दिया रहेगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों बैलेंस को माइनस करने से आपको एक प्रॉफिट मिलेगा। इस प्रॉफिट को हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन एंड टैक्सेस। सारा एप्रोप्रिएशन होने के बाद, टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद ये प्रॉफिट हमने कमाया। अब इससे अगर हम लोग दो चीजों को रिवर्स कर दे, पहला एप्रोप्रिएशन को रिवर्स कर दे, अगर कोई रिजर्व्स वगैरह में ट्रांसफर किया है, कोई डिविडेंड वगैरह दिया है, उनको रिवर्स कर दो। जैसे ही डिविडेंड वगैरह रिवर्स करोगे, रिजर्व ट्रांसफर रिवर्स करोगे, आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अगर टैक्स एक्सपेंस रिवर्स कर दोगे, आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पीएल माइनस ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीएल, नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन एंड टैक्स में आप एप्रोप्रिएशन को रिवर्स करोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से अगर आप टैक्स को रिवर्स करोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन नहीं देता है अबाउट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बट अगर आपको क्वेश्चन इंफॉर्मेशन दे दे या पीएल दे दे, तो इस केस में आपको ये करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा पीएल से पीबीटी की इंफॉर्मेशन यूज करके अपना काम कर लीजिए, अपना काम कर लीजिए। धन्यवाद। तो ये आपको यूज करना पड़ सकता है अगर क्वेश्चन में पीबीटी की इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं दी है, आपको बैलेंस शीट दिया, बोला कैश फ्लो बनाओ, तो पहले ये करके आप पीबीटी निकालोगे। पीबीटी निकालने के बाद आप क्या करोगे, आप कैलकुलेट करोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी अंडर द इनडायरेक्ट मेथड। धन्यवाद। इतना दूर, इज दिस करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में कम पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब क्वेश्चन ना थोड़े से मार्क्स वाइज हायर होते हैं, 12 मार्क्स 15 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, जितना इंस्टीट्यूट आपको इस चैप्टर से वेटेज देता नहीं है, इसीलिए ये टाइप के क्वेश्चन आपको कम देखने मिलेंगे, कम देखने मिलेंगे। शायद एक सेकेंड,
नेट चला गया है, कोई बात नहीं, लेट मी कंप्लीट द रिवीजन। क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। लास्ट पॉइंट, अगर आपको कभी डेटर्स और डेटर्स के साथ प्रोविजन फॉर बैड डेट दे दे तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। एक तो तरीका हो गया, आप डेटर्स को और प्रोविजन फॉर बैड डेट को अलग अलग कंसीडर कर लो। डेटर को अलग कंसीडर कर लो, पीबीडीडी को अलग कंसीडर कर लो, का मतलब प्रोविजन फॉर बैड डेट जितना करंट ईयर में आपने पीएल से बनाया है, पीएल से कितना प्रोविजन बनाया है हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्लोजिंग प्रोविजन माइनस ब्रैकेट में ओपनिंग प्रोविजन माइनस बैड डेट्स। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितना प्रोविजन हमने पीएल से बनाया। ये जो पीएल से आपने प्रोविजन बनाया, ये पीएल से बनाया हुआ प्रोविजन आप पीएल में वापस एड बैक कर दो। दिस इज अ नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम। और फिर आप डेटर्स का क्या कंसीडर कर लो, आप डेटर्स का वर्किंग कैपिटल चेंज कंसीडर कर लो। जब डेटर का वर्किंग कैपिटल चेंज कंसीडर करोगे उस समय क्या करो, पहले डेटर से बैड डेट हटाओ। डेटर से बैड डेट हटाने के बाद जो डेटर क्लोजिंग जो बचा उसको क्लोजिंग डेटर के साथ क्या करो, क्लोजिंग डेटर के साथ आप कंपेयर कर लो। क्लोजिंग डेटर के साथ कंपेयर करते ही आपको मिल जाएगा क्या, क्लोजिंग डेटर के साथ कंपेयर करते ही आपको मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंज। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले पीबीडीडी को सेपरेटली कंसीडर करो। पीबीडीडी को सेपरेटली कंसीडर कैसे करेंगे, पीबीडीडी को सेपरेटली कंसीडर करेंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना अमाउंट हमने पीएल में पीबीडीडी का चार्ज किया। जो अमाउंट हमने पीएल में पीबीडीडी का चार्ज किया, पीएल में पीबीडीडी का चार्ज किया, वो पीएल में वापस एड बैक कर देंगे नॉन कैश आइटम बोल के। और फिर डेटर के चेंज को कंसीडर कर लो। डेटर के चेंज को कंसीडर करो, डेटर से पहले बैड डेट हटाना, बैड डेट हटाने के बाद फिर उसको क्लोजिंग डेटर से कंसीडर करके आप चेंज कैलकुलेट करना, और ये डेटर का चेंज आपका वर्किंग कैपिटल चेंज में आ जाएगा। ये लॉन्ग तरीका है, इसका शॉर्टकट तरीका आपको कुछ सोचने का दरकार नहीं है। जो आपका नेट डेटर है पीबीडीडी माइनस करने के बाद उस नेट डेटर का चेंज कैलकुलेट कर लो। मान लो ओपनिंग डेटर आपको दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है आपका ओपनिंग डेटर 10 लाख माइनस पीबीडीडी 1 लाख, क्लोजिंग डेटर 12 लाख माइनस पीबीडीडी 80,000। तो आप इन दोनों को अलग अलग कंसीडर नहीं करके सीधा नेट चेंज कंसीडर कर लो। 9 लाख से 11,20 हो गया, यानी डेटर इंक्रीज बाई 2,20,000। जो डेटर 2,20,000 से इंक्रीज हुआ है इसको आप वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखा दो एज एन आउटफ्लो, वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखा दो एज एन आउटफ्लो। एग्जाम में अगर डेटर पीबीडीडी आपको एक साथ दे दे तो आप इस तरीके से काम कर सकते हो, सीधा नेट डेटर कंसीडर कर लो। आपको पीबीडीडी और डेटर को अलग अलग कंसीडर करने का दरकार नहीं है, सीधा नेट डेटर का चेंज वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा, कुछ करने का दरकार नहीं है। दिस कंप्लीट्स माई ऑल द ज्ञान अबाउट द कैश फ्लो स्टेटमेंट। जितना कैश फ्लो स्टेटमेंट में रिवीजन का दरकार है वो सारा का सारा मैंने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि आज नेट नहीं है, हम लोग इसी चीज को, जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे और उसके बाद नया चैप्टर जो लेना है उसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ये रिवीजन हमने कंप्लीट कर दिया पूरे के पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट है ये 3 एक्टिविटीज, इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का डेफिनेशन आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड किस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये 3 मेन चीजें जो आपको पता होना चाहिए। दिस कैन बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव, दिस कैन बी आस्क्ड इन थ्योरी, एंड प्रैक्टिकल तो आएगा ही। डन, ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट सेशन में आई विल बी डूइंग द क्वेश्चंस पार्ट।